ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आज हमारे साथ इस ख़ास मुलाकात में ख़ास मेहमान हैं सलाम आयरन सिंह। आप मणिपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सलाम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिन्हें हम लोग 7 सिस्टर्स या 8 सिस्टर्स भी कहते हैं, अगर सिक्किम को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये एक भारत की अलग पहचान बनाता है। और जाहिर है कि हालांकि आबादी के लिहाज से ये क्षेत्र थोड़ा छोटा है, 35 मिलियन लोगों की आबादी है, लेकिन फिर भी 350 से ज़्यादा समुदाय यहाँ रहते हैं। आपकी जो समझ है पूर्वोत्तर के बारे में ज़रा वो हमसे शेयर करें। नॉर्थ ईस्ट के विचार में जो लोग हम लोग बोलता मेनलैंड इंडिया में रहते हैं उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है मणिपुर या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। अब जो सब लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं वो तो मंगोलॉइड स्टॉक के हैं, एक्सेप्ट फॉर खासीज, वो तो ऑस्ट्रोलॉइड स्टॉक के हैं। तो उसका कल्चर, उसका वे ऑफ लाइफ, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, ओनरशिप पैटर्न्स वो ज़्यादा डिसिमिलर है दूसरे जगह भारत के कंपैरेटिव से। और वहाँ जाने से पहले तो सब भाषा तो बिल्कुल दूसरा है, उसको समय लगता है उसको समझने के लिए। वैसे जैसे वो वे ऑफ लाइफ, ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ, उसको अडेप्शन करने के लिए में भी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि उसका बिल्कुल दूसरा तरीका है लाइफ पैटर्न्स एंड लाइफ कंडीशंस। अगर बात करें हम मणिपुर की, जहाँ से आप आती हैं, और आप मणिपुर वो इलाका है जो म्यांमार की सीमा से मिलता है और जाहिर है कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, सामरिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी। तो किस तरह की कला और संस्कृति मणिपुर में पाई जाती है? अब मणिपुर का इतिहास, रिटन इतिहास तो 33 AD में शुरू होता है, जब पखाम्बा मणिपुर का पहले राजा बना था। अब 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। उस समय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वहाँ पर मौजूद हो गया था। अब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाया था तो मणिपुर पहले उस ब्रिटिश के आने के पहले तो इंडिपेंडेंट स्टेट किंगडम था। तो 1947 में मणिपुर भी इंडिपेंडेंट बन गया था और 1948 में पहले इलेक्शन हुआ था मणिपुर में, और मणिपुर अपना चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया था, और वो तो हमारा पति का अंकल था, वो महाराज कुमार प्रियापत्रा सिंह था। अब मणिपुर जब 1949 में मणिपुर का मर्जर इंडिया से हुआ था। अब विचार है और पब्लिक ओपिनियन है मणिपुर में कि ये मर्जर ड्यूरेस के नीचे ये हुआ था और पॉसिबली मणिपुर इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया था। और डिस्पाइट मणिपुर का एंशिएंट सिविलाइजेशन, मणिपुर को स्टेट का स्टेटस नहीं दिया गया था। वो इट वाज अंडर कमिश्नर स्टेशन इन असम। ओनली इन 1972 नागालैंड के बाद, अदर स्टेट्स के बाद मणिपुर को स्टेटहुड मिला था। और मुझे नहीं लगता कि अभी मणिपुर में कोई ऐसी आवाज़ कि जिसे आप भारत विरोधी आवाज़ कह सकें होगी। और मणिपुर भारत के इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन उसमें तो वो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब सेंटर तो पैसा तो भेजता है सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, पर वो तो सब साइफन हो जाता है, तो कुछ भी नहीं पहुंचता है बेनिफिशरीज को। कहाँ साइफन हो जाता है? वेल, दे आर बोथ एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, और ये पैसा बहुत कम डेवलपमेंट में जाता है। और अभी तक मणिपुर में कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इट हैज़ अ अग्रेरियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन तो बढ़ गया है, ये अग्रेरियन इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन द पॉपुलेशन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हाई नहीं, तो जवान लोग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने से तो
वो उसका अट्रैक्शन होता है नॉन स्टेट एक्टर्स बनने के लिए, या बिकॉज ड्रग्स कम इन वेरी फ्रीली इन टू मणिपुर, देयर इज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग यूजर्स। लेकिन साथ ही मणिपुर की एक दूसरी तस्वीर भी है कि वहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और वो पूरे देश भर में जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए भी और नौकरी के लिए भी। तो ये जो ट्रेंड है इसको आप किस तरह से देखती हैं? आजकल बिकॉज द जॉइंट फैमिली सिस्टम जो मणिपुर का ट्रेडिशन था अब तो वो चला गया। अब आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में दोनों माँ बाप सैलरीड है या काम कर रहा है, तो उसको टाइम नहीं है बच्चों को लिए। और जब सैलरी में हाइक है तो सबका विचार है कि बच्चों को बाहर भेज दीजिए फॉर एजुकेशन। अब वंस बाहर गया तो उन लोग को वापस नहीं आने का इच्छा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है किसी से। जैसे हमारा डॉटर तो वो भी लंदन में पढ़ी, अब जो फील्ड उसमें पढ़ाई की है उसका कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मणिपुर में नहीं है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ नहीं हो सकता है, तो बाहर तो उसको जाने पड़ेगा। इसीलिए तो इसके वैसे तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जिसके बच्चे यहाँ वहाँ भारत में पढ़ा है, दूसरा जगह में, या भारत के बाहर में पढ़ा है। बट लास्ट 10 साल में काफ़ी मणिपुरी यूथ वापस आ रहा है और उसका एनवायरनमेंट थोड़ा बदली हो गया, थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आ गया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सो धीरे धीरे कोई एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आप ये कह रही हैं कि अब वहाँ रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं और लोग वापस आ रहे हैं। हाँ, दिस इज़ वो बहुत न्यू फिनोमेना है, खाली ये लास्ट 10 साल में ऐसे हो रहा है। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, अलग संस्कृति है, कल्चर है, अलग उसके जो फौना और फ्लोरा है वो भी अलग ढंग से है। तो ये मिला करके कैसी तस्वीर आपकी नज़र में बनती है? वेल सब जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहता है, पहले उसका रिलीजन धर्म था एनिमिज़म, और वो सब नेचर डेटीज़ का वर्शिप करता था। अब जब क्रिश्चियनिटी आया था टू द नॉर्थ ईस्ट, और मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स एक्सेप्ट फॉर अरुणाचल वो सब क्रिश्चियन बन गया था। अब मणिपुर में खाली जो हिल ट्राइब्स था वो कन्वर्जन किया क्रिश्चियनिटी में। अब हिंदुइज़्म भी मणिपुर में खाली 17th सेंचुरी में आया था, नॉट 17th 18th सेंचुरी में आया था। एक गुरु शांति घोष ने आया था बंगाल से, और जो राजा था मणिपुर के गद्दी पर गरीब निवास, उसको हिंदुइज़्म में कन्वर्ट किया था। उस समय कन्वर्जन के बाद गरीब निवास ने ऑर्डर दिया था दरबार में कि सब मेते लोग हिंदू बनने हैं, तो सब लोग वैष्णवाइट बन गया मेते लोग। पर ये वैष्णविज़्म तो प्योर वैष्णविज़्म नहीं है, उसमें अपना इंडिजिनियस रिलीजन जो सनामाही कहता है उसका अमेलगमेशन हिंदुइज़्म में हुआ है। तो हर साल हम लोग एक सेलिब्रेशन करता है जो लाय होराबा कहता है, ये है द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मेते माइथोलॉजी, और वो वैष्णविज़्म से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अच्छा, और बुद्धिज़्म का क्या हाल है? क्योंकि एक ज़माने में वहाँ बुद्धिज़्म भी काफ़ी था। बुद्धिज़्म तो उसमें मणिपुर में नहीं है, अब बहुत छोटा परसेंटेज है बुद्धिस्ट आई थिंक, बट मिज़ोरम में काफ़ी बुद्धिस्ट है, त्रिपुरा में उस जगह में है। अब एक चीज़ जो निकला है रिसेंटली, मीन्स इन द लास्ट 3-4 डिकेड्स है कि काफ़ी लोग मिज़ोरम और मणिपुर का ट्राइबल लोग वो क्लेम करते हैं कि दे आर वन ऑफ द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल एंड दैट दे आर एक्चुअली जूइश, और उस काफ़ी लोग भी माइग्रेट किया है इज़राइल को, अब वो वहाँ वेस्ट बैंक ऑफ इज़राइल में सेटलमेंट हो गया है। यहाँ से इज़राइल में जा रहे हैं? हाँ, और वो ड्यूअल सिटीजनशिप है मणिपुर और या मिज़ोरम का और इज़राइल का, और वो DNA टेस्टिंग भी किया था। कोई रैबाइज आया था मिज़ोरम को और मणिपुर में, और
काफ़ी लोग अब माइग्रेट हुआ है इज़राइल में, और वो क्लेम है कि वो दे आर वन ऑफ द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। अच्छा, मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या है पूर्वोत्तर के राज्यों में, ख़ास करके असम में तो 30% से भी ज़्यादा आबादी है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के मुसलमान हैं वो देश के दूसरे हिस्सों से अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है। उसका क्या कारण है? वेल, हाँ, मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा। 1606 में लड़ाई हुआ था, मणिपुर महाराजा और उसका दोनों बेटा का लड़ाई हुआ है। तो एक बेटा ने सिलहट में गया था और राजा कचार से मदद मांगा था। तो ये मुस्लिम्स मर्सनरीज उसका आर्मी में मणिपुर में आया था। अब वो आने के बाद उसका डिफीट हुआ था। तो मणिपुर महाराजा ने उसको पूछा कि उसको प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तरह में रखे या वो मणिपुर में सेटल होने चाहता है। तो उसमें मुस्लिम्स में तो 1000 मुस्लिम्स था, तो उसका ऑप्शन था, वो चाहता था कि वो मणिपुर में रहे। अब सिंस दे वर ऑल स्किल्ड इन डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये जो मुस्लिम्स आया था, तो मणिपुर महाराजा ने उसको जगह दिया था मणिपुर में सेटलमेंट के लिए, और उसने उनको भी मेते औरत लोग दिया था शादी करने के लिए। इसलिए हम लोग मणिपुर में बोलता है कि मुस्लिम्स का ड्यूअल आइडेंटिटी है। वो मुस्लिम्स ऐसे नहीं कहा जाता है, उसका नाम है मेते पंगल, बिकॉज वो मुस्लिम्स जो आया था बंगाल से आया था। अब बंगाल वो बी नहीं बोल पाया तो वो बंगाल पंगल हो गया, और वो शादी किया था मेते औरत से, सो वो मेते पंगल बन गया। अब जब ये मुसलमान मणिपुर में सेटलमेंट हुआ था, वो पूरी मणिपुर कल्चर को असिमिलेट किया। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है मुस्लिम्स और मेते हिंदू से। पूरा ड्रेस, फूड हैबिट, सब कुछ मणिपुरी है। सलाम आयरन सिंह, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकना पड़ेगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति की, वहाँ की कला की, वहाँ के धर्मों की बारे में, वहाँ जो एक माहौल है, जो समाज है, उसके बारे में। तो ज़रा हमें ये बताइए कि ये जो 350 कम्युनिटीज़ कही जाती हैं, जाहिर है कि ये बहुत सारे धर्मों से जुड़ी होंगी, ये किस तरह की हैं? Despite the numerous tribes inhabiting the northeast, there are many commonalities. Firstly, they are all of Mongolian descent. They all worship nature deities, and even those who have converted to Christianity, which means all the hill people, they believe that Christian beliefs are very close to their indigenous religious practices. For instance, many of the tribals, like in Mizoram and Manipur, believe in what is called the Feast of Merit. So a person of great affluence holds this Feast of Merit and gives a feast to the whole village. Now this gains him an entry into the next world, which they call heaven. But the common people who are not able to afford this Feast of Merit, they are stuck midway. They can neither go to heaven or to hell. So they are stuck in this land of the dead. Now, with Christianity coming and offering the promise of eternal salvation, they thought it was better to convert to Christianity than to continue in worshipping these various benevolent and malevolent spirits, which also entailed a large economic incidence of money because they had to offer sacrifices of various animals. पूरे दुनिया में बदलाव आ रहा है, मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। हम देखते हैं भारत के भी दूसरे हिस्सों में जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ख़ास करके जो यहाँ खान पान की बात है, पहनावे की बात है, भाषा की बात है, संस्कृति की बात है, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस मायने में पूर्वोत्तर के राज्यों में किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं? वेल, मॉडर्निटी तो जरूर आया है सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, and it has been accelerated with the process of colonization as well as colonialism, as also Christianity.
But for all traditional functions, सब लोग अपना traditional dress पहनते हैं. जो whatever food is served is all traditional food. Everyone wears the traditional jewelry, and all traditional rituals are performed at those ceremonies. Now, Manipur, for instance, वो लोग तो हिंदू बन गया है. But during the marriage ceremony, the ceremony is a combination of the original religion of the Meiteis and Hinduism. It is not a pure Hindu ritual. In the same thing in the Christian weddings, we have a lot of the indigenous customs introduced into the churches. So people come in the traditional dress, they offer traditional offerings in the churches, which is a part of their traditional customs. So it is an amalgamation and fusion of traditional with modernism. कुछ राज्य हैं जैसे मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ रहा है, लोग काफ़ी बड़ी तादाद में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं. लेकिन और कई राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, वहाँ पे साक्षरता की दर, लिटरेसी रेट भी उतना बेहतर नहीं है. Now, despite the fact of the high literacy rate, it doesn't mean that that they are into sustainable livelihood, because since many of the economies are still not yet developed, despite the literacy rate, they cannot put their education actually into practice. So they remain what I would say literate but not actually educated. ये पिछड़ेपन से क्या मुराद है? क्या वहाँ रोज़गार के अवसर कम हैं, या व्यवसाय नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, या कि लोगों के जो धंधे हैं पुश्तैनी काम काज करने के या अपने गुज़र बसर करने के, वो सही ढंग से नहीं है, उनका विकास नहीं हो पाया है? इंडस्ट्रीज़ तो अभी उसका कंसंट्रेशन खाली असम और टू सम एक्सटेंट इन मेघालय है. अब दूसरा जगह में तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं. अब मेघालय में भी रिसेंटली वो कोल माइनिंग का प्रॉब्लम हुआ है और उसका एक बैन लगा था कोल माइनिंग में. तो इसलिए इफ़ वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और सब ट्राइबल्स तो जूमिंग प्रैक्टिस करता है, तो उसके माने में देयर इज इरोजन ऑफ द सॉइल एवरी डे. एवरी ईयर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकम्स लेसर एंड लेसर, and there have been continuous landslides. So agricultural production has also decreased, and so we are dependent on importing essential goods from other parts of India into the northeast. अच्छा, एक और जो बड़ी समस्या है वो कही जाती है इंसर्जेंसी की. वायलेंस बहुत है और तमाम तरह की हिंसक घटनाएं भी होती रहती हैं. एक तरफ चरमपंथी संगठन है, उल्फा जैसे संगठन है, बोडोलैंड का मामला है, और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है उत्तर पूर्व का जो हिंसा से बचा हुआ हो. तो इसका क्या मुख्य कारण है और इसका कोई निदान, कोई सॉल्यूशन नज़र आता है? Well, I think you can't go back to history. Like in ancient India, there were many kingdoms warring with one another, and that was one of the reasons for the success of the Muslim invasion in the 13th century. Because in a globalized world, there cannot be any boundaries. So the aspiration of people for self-determination and autonomy, I think that is legitimate. But to have independent states or kingdoms seceding from the Indian Union is not practical, nor is it legal or possible or viable. But I think the non-state actors have also toned down much of their aggressiveness towards this cause, and a lot of it now is rhetoric which is being repeated again and again. अच्छा, इसके अलावा ये जो राज्य हैं कई जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं. एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ चीन है, एक तरफ म्यांमार है. तो इसको लेकर के भी कुछ दिक्कतें हैं.
There is more of a similarity between the cultures of the Northeast and Southeast Asia and China. If you trace the history of the people of the Northeast, the myth or the historical legend is that they all came out from China at the time of the construction of the Great Wall. And they actually migrated in 3 waves across Southeast Asia and entered into Northeast India, where they are now settled. So there's a very close affinity, and I don't think there's really any problem between the people of Northeast India and Southeast Asia, or China for that matter. And in our syllabuses in history in the Northeast, we always have a paper on China and Southeast Asia as compulsory papers at the postgraduate level. तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ में, इन पेचीदगियों के साथ में नॉर्थ ईस्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा? I think if the reality of the Look East policy is actually put into practice and reality, then definitely the Northeast would develop, and this sense of alienation from the rest of India would actually die down. But the Look East policy was framed in 1995, and it is yet to take off. For instance, if you take the journey from Manipur into Myanmar, which is just 3 hours from Imphal to cross the border into Myanmar, it is fraught with a lot of difficulties and a lot of obstructions because of the posting of the armed forces all along the route and very aggressive checkings by the paramilitary forces. And again, a lot of money has to be spent paying these various forces on the way. So that makes a great dent into the income of the traders. Also, the trading hours are limited only to the daylight hours. So from 6 in the morning to 4 in the evening. Then both sides have to cross the border and go back to their respective areas. अच्छा, एक और चीज़ उत्तर पूर्व के लोगों को शिकायत रहती है कि कई ऐसे कानून हैं जो वहाँ लोगों की आज़ादी में, सिविल लिबर्टीज़ में दखलंदाजी करते हैं। अफ्स्पा का नाम लिया जाता है, और भी कई ऐसे कानून हैं जिनसे कहा जाता है कि सेनाओं को और अर्धसैनिक बलों को बहुत अधिकार मिले हुए। क्या उसकी वजह से कोई दिक्कत है? हाँ, उसमें तो दिक्कत है, because under as per there have been many human rights violations because army officers are acting with impunity since they cannot be brought to the court under, they are only under, can only be court-martialed by military courts, but they don't come under the civil courts. But after the incident of Manorama's alleged rape and murder by the Assam Rifles, the army and the paramilitary forces have changed their outlook or perspective, I would say especially in Manipur, and they have engaged in a civil movement to help the people by building roads and playgrounds and so on. And now it would seem that more of the human rights violations are taking place on the side of the police instead of the army. जी सलाम, आपसे आखिरी सवाल के मौजूदा हालात में आप उत्तर पूर्व का क्या भविष्य देखती हैं? Well, as I said, if Look East policy as the government has formulated now that is going to take off, and if these visa on arrival facilities are actually opened in March and the bus route commences to Mandalay, I think that would give a boost to economic development in the Northeast. And when with many people engaged in this business, I think a lot of the problems of the Northeast could be resolved. तो ख़ास मुलाकात में ये थी हमारे साथ सलाम आयरन सिंह, मणिपुर की जानी मानी इतिहासकार, जो हमसे बात कर रही थी उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, वहाँ की रोज़मर्रा की दिक्कतों के बारे में और वहाँ के समाज, संस्कृति और भाषा के बारे में।